दिल्ली धमाकों की जांच में जुटी एनआईए इससे जुड़ी हर कड़ी की पड़ताल कर रही है। धमाकों की गुत्थी जितनी सुलझ रही है उतनी पेचीदा भी होती जा रही है। दिल्ली धमाके में अब तक 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक हुई जांच से इस बात के सबूत मिले हैं कि तैयारी इससे भी बड़े आतंकी हमले की थी। अब तक जांच एजेंसियां 4 कारों का सुराग लगा चुकी है। i20 कार दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई, वहीं दूसरी स्विफ्ट डिजायर फरीदाबाद से बरामद हुई, तीसरी इको स्पोर्ट्स भी फरीदाबाद से बरामद हुई, जबकि चौथी ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने दिल्ली में 4 कारों से धमाके का प्लान बनाया था। पहली कार स्विफ्ट डिजायर थी जो डॉक्टर शाहीन की थी, जिसमें हथियार बरामद हुए थे। इस कार का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल करता था। दूसरी कार i20 जिसे डॉक्टर उमर ने 10 दिन पहले खरीदी थी, इसी कार से दिल्ली में धमाका किया गया। आतंकी और भी कारों को धमाके के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही जांच एजेंसियों ने सभी कारों को बरामद कर लिया। अब इन सभी कारों की जांच चल रही है। कार की तलाश क्राइम ब्रांच को थी, वो कार मिल चुकी है। आपको बता दें कि यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर लाल रंग की वो ब्रेजा कार है जिसको ढूंढ निकाला गया है। जो जानकारी मिली है वो लाल रंग की ये ब्रेजा कार है और ये डॉक्टर शाहीन जो वुमेन विंग चलाती थी उसकी ये नाम से, उसी के नाम से ये कार जो है रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि 4 कारों की तलाश थी। माना जा रहा था कि ये जो चौथी कार है इसको तलाश लेना बहुत ही जरूरी है। कारण ये है कि अब तक जो गाड़ियां 3 इस्तेमाल की गई हैं उनमें कुछ न कुछ हथियार मिले हैं। ऐसे में चौथी गाड़ी की तलाश लगातार क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से की जा रही थी और अब समझ सकते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कार का मिलना साफ तौर पर इंडिकेट देता है कि ये जो पूरे गिरोह थे वो किस तरह से पूरे अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए किस तरह से वो लगातार प्लानिंग कर रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी ब्रेजा कार की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंची, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक था कि इस कार में भी विस्फोटक हो सकते हैं। अब तक हुई जांच में पता चला है कि धमाके वाली i20 कार में आतंकी डॉक्टर उमर मौजूद था। डॉक्टर उमर का डीएनए परिवार के सदस्यों से पूरी तरह मैच कर चुका है। फरीदाबाद से उमर के साले फहीम को गिरफ्तार किया गया है। 4 कारों में से दिल्ली में धमाके का प्लान था। धमाके के लिए फरीदाबाद से मिले 2900 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल होना था। दिल्ली में 6 दिसंबर को हमले का प्लान था, यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के दिन दिल्ली समेत कई जगहों पर आतंकवादी ये हमला करना चाहते थे। सबसे पहले मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हादसा होने रोक लिया। दिल्ली के अंदर एक छोटा ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के अंदर, लेकिन अगर हमारी एजेंसीज चौकस ना होती तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता था। ये जो टेररिस्ट है इनका प्लान था दिल्ली के अंदर 4 डिफरेंट प्लेसेस पे अटैक करना और इसके लिए उन्होंने 4 कारें परचेज की थी। ये जो टेररिस्ट है ये बिलोंग करते हैं जैश-ए-मोहम्मद, जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, और इनका प्लान था साइमल्टेनियसली ब्लास्ट करना दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पॉश एरियाज के अंदर, क्राउडेड प्लेसेस के अंदर, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ हो जाती और हजारों लोग इंजर्ड हो जाते। हर एक कार को लोड करना था विद 500 to 600 किलोग्राम ऑफ एम्यूनिशन। वैसे तो देश के कई राज्यों में दिल्ली धमाकों की जांच चल रही है, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी इसके केंद्र में है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी टेरर फंडिंग और अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की जांच करेगी। इस बीच नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमीशन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को झूठी मान्यता के दावे के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी ने NAAC से शोकॉज नोटिस मिलने के बाद अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। इस मामले में गिरफ्तार मौलवी भी इसी यूनिवर्सिटी के पास रहता था। लाइव टाइम्स आपको उस शख्स के पास लाया है जो ये सब कुछ जान रहा था कि विस्फोटक रखा जाना है, किसको
आप इजिली मूवमेंट करके मूव करके उसका माइंड वॉश करके उसके घर में रखवा सकते हैं। एक मद्रासी शख्स का नाम आया है जिसके घर में रखवाया गया है, महज 300 मीटर की दूरी पे है। और इसी इस्ताक नाम के शख्स ने डॉक्टर मुजम्मिल के कहने पर ये सब कुछ करवाया था। आपको बता दें कि इस्ताक जो था इसी मस्जिद का, जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, इसका मौलवी था। और यहीं पे जो डॉक्टर मुस्ताक है और तमाम आरोपी हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो नमाज पढ़ने आते थे और इस्ताक से संपर्क में आए थे और इस्ताक के एक बार कहने पे घर दे दिया गया था। और समझ सकते हैं कि 2900 किलो विस्फोटक सामग्री रखवाने में इस्ताक ने मदद की और अब फिलहाल वो एजेंसियों के रडार में है, गिरफ्तार हो चुका है। आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर शाहीन के खिलाफ जांच का दायरा अब बढ़ने लगा है। बुधवार को जांच टीम प्रयागराज के MLN मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने डॉक्टर शाहीन से जुड़े दस्तावेज जांच टीम को सौंपे। जांच टीम ने डॉक्टर शाहीन के साथ पढ़ने वालों से भी बात की। आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर शाहीन को लेकर अब जो जांच का दायरा है वो संगम नगरी प्रयागराज भी पहुंच चुका है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से 1996 में डॉक्टर शाहीन यहां पर MBBS की डिग्री ली थी और उनके जो बैचमेट्स हैं जानकारी ली गई है। और ऐसे में जब डॉक्टर शाहीन यहां पर डिग्री ले रही थी उस दौरान किस तरीके से कैसे कनेक्शन थे उसके बारे में जो तमाम इंटेलिजेंस की टीमें हैं वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से जो डिटेल है वो लगातार ली जा रही है और ऐसे में जो संगम नगरी प्रयागराज है वहां पर भी LIU की टीमों ने जो डिटेल है उसको खंगाला है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को एक और बड़ा सुराग मिला है। जांच एजेंसियों को आतंकी उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली है जिसमें कई राज दर्ज हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 और 13 जहां उमर और मुजम्मिल रहते थे वहां तलाशी के दौरान ये डायरी मिली है। डायरी में 25 लोगों के नाम लिखे हैं जिनमें से अधिकांश कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इस डायरी से खुलासा हुआ है कि 4 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। डायरी में कुछ सीक्रेट कोड भी मिले हैं। जांच से पता चला है कि धमाके के लिए 2 गाड़ियां तैयार की जा रही थी। दिल्ली धमाके को सरकार ने आतंकी हमला करार दिया है लेकिन अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, ऐसी सजा जो किसी ने सोची नहीं होगी। जानकारों का मानना है कि सरकार जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है। देखो, कैबिनेट ने साफ तौर पे कहा है कि आतंकी घटना है और अगर आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि कोई भी आतंकी घटना हुई हिंदुस्तान के अंदर तो इसको एक्ट ऑफ वॉर गिना जाएगा। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान ने या हमारे कैबिनेट ने या किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है। अगर ये कह दें कि इसके पीछे पाकिस्तान है तो प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार भले ही दिल्ली धमाकों पर जांच और तथ्यों के सामने आने का इंतजार कर रही है लेकिन विपक्ष इस सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस धमाके में शामिल बाहरी ताकतों पर क्या एक्शन होगा, सरकार को ये साफ करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। आतंकी मॉड्यूल केस में गिरफ्तारियों पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर निवासी या कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं है। कश्मीर में जिन लोगों को आतंकवाद की मदद के लिए नौकरी से निकाला उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं
और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना है जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले शशि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे बताइए कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो जैश के ही कुछ हैंडलर्स ने पोस्टर लगाए थे और उन पोस्टर की जांच करते करते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची थी जहां पर इतना बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ। लेकिन अभी तक जो है हम इसको बड़े कॉशियसली देख रहे हैं, हमने इसमें किसी के ऊपर आरोप तराशी नहीं की है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये हमारी मैच्योर थिंकिंग नहीं है? देखिए, इसमें भारत बहुत मैच्योरिटी से काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें कोई शक नहीं है कि पोस्टर लगाने वाला जो था वो ट्रिगर था और वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पूरी ट्रेल का पता चला, पूरे जो मॉड्यूल है उसका पता चला, और उसी मॉडल क्यू से मेरे विचार से काफ़ी मुस्तैदी से एक्शन लिया गया। और ये जो हमला हुआ है ये इस तरीके से नज़र आ रहा है कि वो आदमी एक गाड़ी के साथ में बाहर निकल गया था और उसको लगा कि इसमें जो एक्सप्लोजिव है उसका बेस्ट इस्तेमाल यही है कि जो पहला मौका मिलता है उधर ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दो और बॉम्ब ब्लास्ट करके आगे बढ़ जाओ। तो उसने वहीं पर एक सुसाइड बॉम्ब जो एक्शन है वो कर दिया। अब अगर आप देखिए इसको कि इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवादी हमला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। प्रेरणा जैश-ए मोहम्मद से मिली, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस चीज़ से क्लियर कट सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो बाहर की ताकतें हैं जैसे पाकिस्तान है और ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जैश-ए मोहम्मद, ये लोग भी सीखते हैं हर एक हादसे के बाद। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इनके दिमाग में 2-3 चीज़ें आई। सबसे पहले कि डायरेक्टली अपना आदमी इन्वॉल्व ना करो और नेक्स्ट एक्शन जो करना है वो वहीं के आदमी हो और ऐसे आदमी हो जिनके ऊपर शक ना जाए। तो ये डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार किया गया, नंबर 1। नंबर 2, हैंडलर को पाकिस्तान में मत रखो, क्योंकि अगर भारत ने ये बोला है कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो अगर वो हैंडलर पाकिस्तान से उसके तार जुड़े तो जाहिर है कि भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। तो उन्होंने इस बार क्या किया है कि वो हैंडलर, ऐसा माना जा रहा है, अभी इसको और मेरे विचार से इन्वेस्टिगेशन की इंतजार कर रहे होंगे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, कि टर्की के साथ में लिंक अभी पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो शख्स है जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की, ये टर्की गया था और हो सकता है कि टर्की से कुछ और भी कनेक्शंस मिले हैं कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे और उनका भी इसी पूरे ग्रुप के साथ कनेक्शन मिल रहा है। तो हो सकता है कि इस बार उन्होंने हैंडलर की जगह बदल दी तीसरे देश में, ताकि रिस्पॉन्स उस तरीके से ना जा पाए। चौथी चीज़ ये है कि इस चीज़ को हम लोग एक तरीके से 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। ये जो आपकी लड़ाई शुरू हो गई है, इसमें क्या है कि सेल्फ एक्चुएटिंग सेल्स जो ये मॉड्यूल्स हैं उनको उनका आप इस्तेमाल कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब पहले तो ये माना जा रहा था कि भाई जो अनपढ़ लोग हैं उनके पास काम नहीं है, उनको इस कारण से पैसा दे के फुसलाया जाता है और वो टेरर एक्शन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। आईएस ने इसको चेंज किया था, और अगर आप याद करें तो उसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था और जवाहिरी जो था पढ़ा लिखा था, भी एक डॉक्टर था। बिल्कुल, हाँ, पढ़ा लिखा डॉक्टर था। तो ऐसा है कि टेररिज्म में और जो ये रेडिकल इस्लाम या रेडिकल पोर्शन जो है इसका, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन जो है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे रेडिकलाइज नहीं हो सकते। तो उन्होंने इस बार उस मॉड्यूल को चुना जो जिसके ऊपर शक कम जाए, और इसलिए अब थोड़ा सा जो है भारत को भी कॉशियस रहने की जरूरत हो रही है कि अब जब तक ये चीज़ हम पूरी तरीके से लिंक नहीं कर पाते, आप ऐसे ही तो नहीं किसी दूसरे देश के ऊपर हमला कर सकते, और हर हमले पर जो है दो देशों के बीच में लड़ाई भी नहीं शुरू की जा सकती। तो इसको ध्यान से, मेरे विचार से, जैसे जैसे तार अनफोल्ड होते हैं और जब इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस होता है कि हाँ ये इसने एक्शन दिया, क्योंकि अभी ये नज़र आ रहा है कि उसने शायद पैनिक में रिएक्शन कर दिया, और जो ये पर्टिकुलर ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में अभी तक
जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वहां से आई, स्पेसिफिकली आई थी, ये अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और हमें इंतजार करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का, ताकि तार जो है वो और अच्छी तरीके से जुड़ पाए। तार जो अच्छे, आपने बिल्कुल तुर्की वाली बात कही, मैं अगली स्टोरी तुर्की वाली ही बताऊंगा, लेकिन रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी से मैं समझना चाहूंगा, पाकिस्तान अल्टीमेटली नाम तो आएगा, तुर्कियों में भेजा है, तो क्या पाकिस्तान ने उठाकर अपने आतंक के जितने भी मेन मॉड्यूल्स, जितने भी मेन उनके हैंडलर्स हैं, उनको क्या उठा के टर्की भेज दिया है सर? क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था, टर्की और अजरबैजान जो देश थे जो लगातार समर्थन दे रहे थे पाकिस्तान को। बिल्कुल दीपक जी, जो जनरल साहब ने बोला है बिल्कुल दुरुस्त बोला है, क्योंकि जैसे हम हर लड़ाई के बाद कुछ ना कुछ सबक सीखते हैं, ऐसे टेररिस्ट भी सीखते हैं। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने जो टेररिस्ट वो चुने जो कि कश्मीर के थे, ताकि वो ये पल्ला झाड़ सके कि जी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपके लोग ही हैं जो मिसगाइडेड हैं या जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने किया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो तुर्की का एंगल है, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को ये पता था कि जब ये एक्शन होगा और भारत की जो पॉलिसी, जो न्यू नॉर्मल पॉलिसी है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, तो उनको पता था कि इसके बाद जो है भारत कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद में अपने यहाँ भी कार ब्लास्ट करा दिया, ताकि वो ये कह सके कि ये विक्टिम कार्ड खेल सके कि भारत में हुआ तो हमारे ऊपर भी हुआ। और वही बात हुई, अमेरिका ने जो पहला रिस्पॉन्स जो आया था, अमेरिका ने पाकिस्तान के जो एक्सप्लोजन हुआ उसको टेररिस्ट एक्ट बताया, और भारत में जो लाल किले में जो एक्सप्लोजन, जो बम ब्लास्ट हुआ उसको जो एक्सप्लोजन बताया। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दोहरी नीति जो है अमेरिका जो कर रहा है। तो ये पाकिस्तान ने तीसरी चीज जो की, उन्होंने अपने जैशे मोहम्मद को जो मॉड्यूल है उनको तुर्की में भेज दिया। और मैं आप यहाँ पे बताना चाहता हूं, जो जनरल साहब कह रहे उस बात को आगे ले जाते हुए कि अब जो है तुर्की एक दूसरा पाकिस्तान बन गया है। तुर्की पाकिस्तान की तो मदद कर रहा है। जितने भी ये हैंडलर्स हैं, चाहे वो जैशे मोहम्मद के हो, चाहे एलईटी के हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हो, ये अब जो है पाकिस्तान से जो है डायरेक्शन नहीं देंगे, ये या तो बांग्लादेश से डायरेक्शन देंगे या तुर्की से डायरेक्शन दे या अजरबैजान से देंगे, जैसा आपने बताया है। सही सर। और तुर्की के साथ डील करना भारत के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुर्की जो है मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांगर। सबसे बड़ी चीज ये है कि तुर्की जो है नेटो का मेंबर है। तो भारत को जो है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि जो भारत सरकार बड़ी मैच्योरिटी से काम कर रही है, वो जो है जब तक पूरे पुख्ता प्रूफ नहीं मिल जाते कि कहां से हुआ है, तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहती। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट दे दी गई कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है या पाकिस्तान से हुआ है, तो फिर इस गवर्नमेंट को जो है एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, खेरा साहब की स्टेटमेंट दिखाई, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कि भारत सरकार क्या कर रही है। मोदी जी ने तो कहा था कि हम जो है जवाब देंगे। अभी होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम जो है कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पर दीपक जी, हमको ये समझना चाहिए, हमको अपनी पॉलिसी में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो पहले हर 2-3 साल में होता था, अब तो 6 महीने में ही दूसरा जो है ये अटैक। बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब आपने, बिल्कुल सही कहा। हमको यही रुकना होगा, क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। अस्थाना जी आपका, कर्नल संजीत सिरोही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लाल किले के पास धमाके की जांच की आज 7 समंदर पार तक पहुंच गई है। धमाके में आरोपी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल का तुर्की का कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे। उमर और मुजम्मिल के पासपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। तुर्की में दोनों जैश के हैंडलर से मिले थे। दोनों ने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद तुर्की की यात्रा की। जांच एजेंसियों का मानना है तो तुर्कियों में ही साजिश की प्लानिंग की गई। जैश के हैंडलर ने उन्हें निर्देश दिया कि मॉड्यूल के सदस्य देश भर में फैल जाएं। तुर्की से लौटने के बाद दोनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होने की योजना बनाई और फरीदाबाद और सहारनपुर को चुना।
गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में खुलासा किया है कि आतंकियों के निशाने पर लाल किला था। उन्होंने 26 जनवरी को हमले की प्लानिंग की थी, जिसके लिए लाल किले की रेकी भी की गई थी। इसके अलावा दिवाली पर भी दिल्ली में हमले की साजिश थी। उमर और मुजम्मिल भीड़-भाड़ वाले इलाकों में धमाका करना चाहते थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ ही देश भर में एक्शन भी जारी है। जम्मू कश्मीर के जमात इस्लामी के 200 से अधिक ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी इस बात का सबूत है। इन खुलासों से साफ है कि दिल्ली में धमाके की साजिश न केवल काफ़ी समय से रची जा रही थी, बल्कि इसके तार सीमा पार से लेकर तुर्की तक जुड़े हैं। इसलिए इससे जुड़े हर किरदार का बेनकाब होना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ इंडिया में तो जैसे होनी है, अगर विदेशों से तार जुड़े तो हमारी होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एक्टिव हो जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे ये सबूत दिए जाएंगे कि पाकिस्तान की द्वारा ही ये प्रायोजित बम ब्लास्ट है। इसके सबूत देने से यही फर्क पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की किरकिरी होगी। और अब वक्त है कोड ऑफ द डे का। आतंकवाद एक ऐसा हथियार है जिसका रिमोट कंट्रोल उसे पैदा करने वाले के कंट्रोल में भी नहीं रहता। जो आतंक की आग खुद लगाता है, एक दिन खुद भी उसमें जलकर खाक हो जाता है। तो खबर ठोके में आज के लिए इतना ही। आपको पता है सोमवार से शुक्रवार रोजाना मिलता हूं आपको यहीं, भूलिएगा मत। कल बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स हैं और इसके लिए हमारी खास कवरेज, सबसे शानदार, जानदार और वजनदार कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार देखिए।